सरफराज मजीद जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और हर बात बहुत बेबाक तरीके से बोलते हैं। और उनका तो एक शार ये है कि यार ये तो न्याय प्रणाली हमारी जो है और जो जजेज हैं उन सारों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपने अपने वीडियोस में उठाए हैं। बहुत सारे चैनल पर आप आते हैं, आप जो जनता के बीच में सड़कों पर भी रहते हैं और कोर्ट में भी रहते हैं। तो मैं आज आपको वेलकम करूंगा तीनों कानून के बारे में, और बहुत सारे साथियों ने सवाल किए वो आपने सुने ही हैं। और वेलकम टू बलराज मलिक जी। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर है, रिकॉर्ड हो रही है जी। बोलिए सर, कोई एनी क्वेश्चन हो या मैं कुछ कमेंट करूं इन लॉज पे? आप ही करें सर, आप ही करें, शुरुआत आप ही करेंगे। देखिए, मैं इन सारे कानूनों पे पहले भी बोल चुका हूं कई जगह कई स्टेज पे। ये कानून दरअसल दो चीजों के लिए ज्यादा है, उन चीजों को ध्यान में रखा है और वही लोग वही मानसिकता ने काम किया इन कानूनों को बनाने में। इसमें नया सुप्रीम कोर्ट के फैसले ऐसे थे जिसको बाध्यता होती है एज ए कानून उनको मानना। कुछ उन्हीं बातों को इन एक्ट में शामिल कर लिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होते ही रहना। हम अपने घर को भी अपनी सुविधा या नई जनरेशन के हिसाब से उसको रेनोवेट करते रहते हैं, कुछ कमरे बनाते रहते हैं, कुछ गिराते रहते हैं और इस तरह से अपना काम चलाते हैं, घर की व्यवस्था चलाते हैं। इसी तरह देश की व्यवस्था के लिए भी टेक्नोलॉजी ने विकास किया, उसका सदुपयोग कैसे हो वो सब चलता ही रहता है। उसमें कोई तीर नहीं मारा इन लोगों ने। अगर इनको यूजीसी की भाषा, एकेडमिया की भाषा में देखा जाए तो चोरी चकारी का कानून मैं इसको कहूंगा, क्योंकि ये क्लेम करते हैं नए कानून का। ये नया बया कुछ नहीं है, ये पुरानी शराब को और जहरीली बना के नई बोतल में पैक कर दिया गया है। जहरीली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां लोगों के फंडामेंटल राइट पे ज्यादा हमला हो सकता है, आम आदमी को एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है, जहां पुलिस या स्टेट की निर्दयता बढ़ सकती है, करप्शन बढ़ सकता है जिन कानूनों से, इसलिए मैं उसको और ज्यादा जहरीली शराब बोल रहा हूं। और ऐसा ही हुआ है। इन लोगों को जो करना चाहिए था, मेन काम जहां ध्यान नहीं गया, वो क्यों ध्यान नहीं गया? इस देश में सबसे पहले तो इस बात के आधार पे मैं इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून कहता हूं, बशर्ते कोर्ट उसको अभी डिक्लेयर करे ना करे। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरह के केस हैं और हमने तब भी आवाज उठाई जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस किसी प्रोग्राम में चले गए थे जहां नए कानूनों पे कुछ बात हो रही थी, कोई फॉर्मेलिटी हो रही थी। पहली बात तो चीफ जस्टिस को वहां जाना नहीं चाहिए था। अगर गए तो उसको ये नहीं कहना चाहिए था बहुत बढ़िया कानून है। तो हमने इस बात पे क्वेश्चन रेज किया और दूसरे प्रोग्राम में चीफ जस्टिस ने खुद इनकार कर दिया। मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वी हैव टू डिसाइड, और हमारे सामने तो एक कोर्ट में केस है। उनको इस बात की समझ में आई कि लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, आपने गलत बोला है। वो उन्होंने शायद फील भी किया और उन्होंने महसूस किया, मगर वो महसूस क्या करते हैं वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है समय पे आवाज उठाना देश के वकीलों की, कि अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो जो आवाज है देश की वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुंह से या किसी न किसी आदमियों के जरिए वो निकलती है बाहर। और हमने भी छोटा सा उसमें रोल अदा किया, करने की कोशिश की, जिम्मेवारी वहन करने की कोशिश की। इन कानूनों में पहली बात तो जो देश की समस्या थी उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। क्या समस्या थी कि थाने में जो लोग जाते हैं, कभी वो आर्म फोर्सेज में चले जाते हैं, कभी लाइन में चले जाते हैं, कभी वो आईओ बन जाते हैं, कभी यहाँ पे पुलिस लाइन में उनकी तबादला हो जाता है। कोई परमानेंट उनको पता ही नहीं होता। और थानों में जाने के लिए इस देश में, इंक्लूडिंग दिल्ली, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं और ये एक्सेप्टेबल बातें हैं देश में कि थानों में थाने बिकते हैं। थाने बिकने का क्या मतलब है कि पोस्टिंग के चक्कर में लोग पैसे पेमेंट करके भी वो पोस्टिंग लेना चाहते हैं, लिक्रेटिव, जिसकी पॉलिटिकल जान पहचान वो वैसे तबादला करा लेता है, कोई पैसे से तबादला करा लेता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो मिंटिंग मशीन है, वहां पैसा पैदा होता है, करप्शन का पैसा पैदा होता है। और करप्शन का पैसा कैसे होता है? जब भी करप्शन होता है तो किसी के साथ अन्याय होता है, किसी के साथ ज्यादती होती है, किसी का फेवर किया जाता है और किसी का के अगेंस्ट में जानबूझ के कोई काम किया जाता है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या थाने और जो अलग तरह के पुलिस लाइन और दूसरे जो सुरक्षा के काम में पुलिस वाले लोग होते हैं, इनको बिल्कुल बाइफरकेट करने की जरूरत है देश में। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट में इस देश के, वो एमपी के रूप में है, वो देश की जनता है। एमपी खाली एक तरह से प्रतिनिधि हैं, ओरिजिनल मालिक देश के लोग हैं। देश की जनता अपने प्रतिनिधियों के जरिए अपनी बात रखती है। और पहली बार भारत के इतिहास में यह हुआ
जब इतना इंपॉर्टेंट कानून पास करने से पहले लगभग 150 एमपीओ को सस्पेंड किया गया, बाहर का रास्ता दिखाया गया। वो आदमी 150 एमपी नहीं है, 150 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को लात मारी गई है। और इसमें जिम्मेदार है इस देश में पार्लियामेंट के जो स्पीकर है और जो सभापति राज्यसभा के हैं। इन लोगों ने एक तरह से अगर देखें तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है, न केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है, ये मैं इसको कहता हूं इससे बड़ा क्या देशद्रोह होगा। जहां देश के लोग जो शामिल हो गए अपने लिए कानून बना सकते थे, उनको कानून बनाने का मौका नहीं दिया गया। और ऐसे महत्वपूर्ण कानून पे डिबेट जिस तरह की हुई, जितने दिन की होनी चाहिए थी, जितने एंगल से होनी चाहिए थी, जितने इनपुट आने चाहिए थे, जो डिस्कशन का इशू था, और सबसे बड़ा उनको तो शामिल किया ही नहीं। और जो स्टेक होल्डर है, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स, जहां लोग वो प्रतिनिधि हैं जो लगातार इंटरेक्ट करते हैं वकीलों से, समाज से, कोर्ट से, क्या समस्या है, क्या होना चाहिए, किसका दुरुपयोग हो रहा है, किस लोगों का, किसमें चेंज करना चाहिए और किससे लोगों के फंडामेंटल राइट सेफ रह सकते हैं। पुलिस को पावर दी जाए या ये पावर जुडिशरी को दी जाए। जुडिशरी में कम से कम दोनों साइड के वकील और ओपन कोर्ट में सब लोग अपनी बात करते हैं। तब अगर जज कोई करप्ट भी हो, करप्शन भी करे, वो भी बड़ा मुश्किल काम है, वो बहुत मुश्किल काम है। ये पुलिस का करप्शन आसान काम है। और इसमें कई चीजें और भी जो लूजली एक तरह से पुलिस को दी गई है। मैं तो ये समझता हूं ये वो जल्दबाजी वाले लोग हैं जो कहीं ना कहीं, जिनका इंटरेस्ट देश की सुरक्षा और न्याय की बजाय मंदिर में ज्यादा है, जिनका इंटरेस्ट देश के लोगों के और मानवता की बजाय हिंदू मुसलमान में ज्यादा इंटरेस्ट है। इन लोगों की मानसिकता, जिनका इंटरेस्ट सरकार को तोड़ के चोरी चकारी से सरकार बनाने में इंटरेस्ट ज्यादा है, जिनका सस्पेंड करने में इंटरेस्ट ज्यादा है। जहां अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हो इस देश में स्पीकर का, सभापति का, वो जब सरकार के तरफ से कोई बोलता है तो उनके चेहरे को आप देख लीजिए, और जो विपक्ष के लोग बोलते हैं तो उनके चेहरे को देख लीजिए। सरेआम इसको इसलिए हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून कहते हैं। ये कानून देश का कानून नहीं है, ये बहुमत के नाम पे फॉर्मेलिटी के जरिए ये कानून पास किया गया है। और ये कानूनों के दुष्परिणाम होंगे, बहुत सारे हजारों लाखों घंटे इस देश के बर्बाद होने वाले हैं, जहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनको इंटरप्रिटेशन करने में लगी रहेगी। बहुत सारी पेचीदगियां आएंगी। ये चीजें अगर पहले कर ली जाएं, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुके, कई बार रिटर्न में भी जजमेंट्स में बातें आई हैं कि ये जल्दी में कानून पास नहीं होने चाहिए, हमें बड़ी डिफिकल्टी से आती है, फिर बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये कानून जब पास हुए, इमीडिएटली होना तो ये चाहिए था, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेना चाहिए था। सो मोटो जो पावर है इन लोगों के पास, वो इसीलिए है कि इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन कहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल का कहीं वायलेशन होता है, दे मस्ट इंटरवीन। मगर हमारी जुडिशरी उस लेवल पे अभी नहीं है। यही कारण है कि देश में जितना तानाशाही और भ्रष्टाचार बढ़ता है, उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। जितनी ये कमजोर होती हैं, इनमें जो लोग बैठे हैं वो जितने कमजोर होते हैं, उतना ही भ्रष्टाचार और उतना ही करप्शन और तानाशाही लुटियन जोन में हो जाती है इस देश के। और इसमें कतई कोई दो राय नहीं, और देश को समझना चाहिए आज के दिन खाली पार्लियामेंट पे, ब्यूरोक्रेसी पे नजर रखने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा नजर रखने की जरूरत है देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और उनके आचरण पे और उनकी जजमेंट किस मुद्दे पे और किस पार्टियों का के पक्ष में है और किस पार्टियों के खिलाफ है। आम आदमी के पक्ष में वही कानून किस तरह उसमें जजमेंट आती है, और कोई धनाढ्य आदमी है या कोई पॉलिटिकल आदमी है, सत्ता वालों के खिलाफ किस तरह का फैसला आता है, और जो विपक्ष में लोग उनका किस तरह का फैसला आता है। एक ही जूरिस्प्रूडेंस को भी कई बार जजमेंट्स में हम देखेंगे, ये रिसर्च इस देश में होती नहीं, आज तक रिवाज नहीं कि देश की सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर इस तरह की व्यवस्था हो कि देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किए हुए फैसलों का कंपैरेटिव स्टडी हो, कि एक ही लॉ को गरीब गुरबों के बीच में, अमीरों के बीच में, और इन्फ्लुएंशियल लोग, प्रभावी लोग जो हैं सत्ता में बैठे हुए और जो सत्ता से दूर हैं, एक ही जूरिस्प्रूडेंस को कैसे डिफरेंटली कई बार लागू किया जाता है, होते हैं, जो कि जजमेंट्स की कंपैरेटिव स्टडी से बहुत सारे केसों में ऐसा देश के सामने आ सकता है, और हमें उन काफी बातों का पता है। तो ये कॉमन लॉ कंट्री है कि एक ही बात सबके लिए समान है, सब समान है, सब एक ही कानून सब पे लागू होगा। ऐसा बहुत बार होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा, बहुत कुछ गड़बड़ है, इसलिए पूरे देश को जागरूक होने की जरूरत है। अब कोई आप स्पेसिफिक क्वेश्चन वो करेंगे तो मैं जर्नली उसका आंसर देने की कोशिश करूं। कारण मुझे नजर आते हैं। नंबर एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि चीजों को ये बता के
कि अंग्रेजों के समय की सारी चीजें बदल दो, हमने अपनी बनाई है, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, हमारे यहाँ न्याय कैसा है क्या नहीं है, और हमारे यहाँ न्याय कैसा है, जो नए कानून बनाए से स्पष्ट जाहिर होता है कि हमारा कानून तो फिर इसका मतलब अंग्रेजों से भी बुरा या बुरा था। जो ये जो कानून आप लोगों ने अभी जो बने हैं, नए कानून जो बनाए गए हैं, जिसमें पुलिस को ज्यादा पावर दी गई है, जिसमें आप जुडिशियल कस्टडी रखने का समय बढ़ाया गया है, इससे मतलब तो ये है कि हमारी सभ्यता संस्कृति क्रूरता से भरी हुई है। ये इसको जो कानून को पास करने वाले हैं, इसके पीछे जो मानसिकता काम कर रही है या जो लोग सत्ता में बैठे हैं, वो अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर मानसिकता के लोग हैं, इससे साबित होता है। इसलिए नंबर 2, ये दिखाने के लिए कि हमने बदल दिया पुराना और नया, उस पर मोहर लगा दी और नाम बदल दिया और हिंदी में नाम कर दिया, ये वोट की पॉलिटिक्स और अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने के एक नाकामयाब, ये बहुत छोटी सोच है, एक ये भी कारण है। और तीसरा, इसमें जो लोगों की आवाज थोड़ी बहुत बची है इस देश में, जो बोलने में सक्षम है, उनको भी कैसे देशद्रोही बना दिया जाए, अब इसी कानून में डायरेक्ट आ गया। और किस तरह से वो देशद्रोह वाला तो खत्म कर दिया, इन्होंने क्राइम अगेंस्ट द स्टेट में इसको डाल दिया एक तरह से। अब बहुत सारे उसमें, बल्कि उसका डेफिनेशन भी बढ़ा दी गई है। अब छोटी छोटी बातों पे आम आदमी पे और एसएचओ जैसे लेवल पे, थाने के लेवल पे वो पावर मिल गई कि लोगों को उस अपराध में शामिल करके और जेलों में रखने का एक प्रोग्राम सा बना दिया कि बचे कुचे किसान नेता, बचे कुचे एनजीओ के लोग, बचे कुचे सोशल एक्टिविस्ट, वो भी बोल लें तो उनकी आवाज बंद कर दें। इसलिए हुआ था, मगर इनकी कोशिश सफल नहीं होगी, क्योंकि कोशिश तो बहुत कुछ प्लान की थी, बहुत सारी प्लान धराशायी हो गई इलेक्शन के अंदर। बहुत बड़ी प्लान थी और 400 पार का नारा वैसे ही नहीं था देश के अंदर, उसके पीछे पूरी स्ट्रेटजी थी, पूरी तैयारी थी, वो कहीं ना कहीं अधकचरी सफल हुई है। अगर वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इस देश में होता तो जो इलेक्शन, जो आज सरकार सत्ता में है, ये सरकार बिल्कुल नहीं होती। अगर दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, इलेक्शन किस तरह से कम मार्जिन में कुछ लोग जीते हुए घोषित हुए हैं इस देश में, अगर ईमानदारी से सुप्रीम कोर्ट, अगर ईमानदारी और स्ट्रांग नजर आती तो वो भी नहीं हो सकता था। और अभी भी जो हुआ है, कुछ लोगों ने जो चैलेंज किया है, उसका तीव्र गति से अगर न्याय हो उसमें, तो काफी चीजें एक्सपोज इस देश के सामने हो सकती हैं। सुखदेव जी ने कहा था कि अभी जो जितने चुन के आए हैं, मोस्ट ऑफ, चाहे वो मिनिस्टरों में देख लो या पार्लियामेंट के मेंबर देख लो, उनमें बहुत सारे सब पे मतलब कोई न कोई केसेज है और बहुत सारों पे तो क्रिमिनल केस है, कोई में खतरनाक क्रिमिनल केसेज है। वो फिर क्या कानून को इसमें क्या? बिल्कुल ये बिल्कुल कोई कानून का नहीं, ये बातें बनाने के लिए कि 2 साल तक की सजा जिसको हो जाएगी उसको रोक दिया जाएगा इलेक्शन लड़ने से, जैसे राहुल गांधी के साथ हुआ था। और उधर से कुछ कितने सारे एमपी हैं जिन पे ऐसे अपराध हैं, उनको 2 साल से ज्यादा की सजा बहुत सारे लोगों को हो सकती है। ऐसे लोगों को टिकट देना ये मानसिकता को दर्शाता है। कोई लेना देना नहीं है इनको अपराध मानसिकता के लोगों से, या उनसे राजनीति से दूर रखा जाए, ऐसा कुछ लेना देना नहीं। बस ये इनके किसी भी तरीके से इलेक्शन जीतना है, सत्ता में बने रहना, इससे बड़ी मानसिकता अभी इस देश के नाम का लोकतंत्र है। यहाँ पे दिमाग में तानाशाही है, दिमाग में शासन है। अभी व्यवस्था नाम की चीज जो डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है, उसकी स्थापना की कोई बात नहीं है। अभी तक तो राजा बदल है, मगर मानसिकता अभी भी उसी तरह की काम कर रहे हैं जो लोग पॉलिटिकल या उसमें बैठे हुए हैं, जहां एक आदमी की फोटो लगती है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी कम नहीं है, एक आदमी के लिए वोट मांगी जाती है। संविधान एक आदमी की बात ही नहीं करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी आदमी, एक कैंडिडेट पहले प्राइम मिनिस्टर घोषित होगा, सीएम घोषित होगा, दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पीक, डज नॉट स्पाउट दिस। वो कहता है कि भाई सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे और विधानसभा के लेजिस्लेटिव के मेंबर होंगे। वो हाउस का कोई चुना हुआ नेता प्राइम मिनिस्टर और सीएम होगा, ये पहले से ही फोटो लगा लेते हैं। पहली बात तो अगर इलेक्शन कमीशन को अकल हो और वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हो, इस तरह के सारे फोटोग्राफ और इस तरह के सारे स्लोगन को बंद कर सकता है। दैट इज अ पावर विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक विनोद जी अपना सवाल पूछ रहे हैं, फिर सज्जन कुमार। पहले विनोद कुमार जी, आप विनोद जी शर्मा, आप पूछिएगा। अपना माइक को अनम्यूट करें। मेरा निवेदन यह है कि जब सरकार में कोई एक चपरासी लगता है
तो उसे भी चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ता है। तो अगर सही ढंग से कानून लागू किया जाए तो एमपी का इलेक्शन लड़े उसको भी चरित्र प्रमाण पत्र पेश करना चाहिए कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। तो ये अपराधी देश में आएंगे नहीं। अब 251 एमपी हायर मिनिस्टर अपराधी हैं, फिर वो देश में कानून कैसे बनेगा? आज 543 में से 251 एमपी के खिलाफ मुकदमे और वो कोर्ट में, वो संसद में कानून बना देंगे, उनसे अपने आशा कर सकते हैं? कभी नहीं। वो अपने हित के कानून बनाएंगे। तो मेरा यही निवेदन है कि इनकी योग्यता होनी चाहिए और इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि जो एमपी का चुनाव लड़ा उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं है, वो चरित्र प्रमाण पत्र दे पहले, उसके बाद उसको टिकट मिले। ठीक है, ये कानून तो ये बनाना चाहिए इनको। देखिए सही बात है, मगर इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है इस देश में अभी जो हमारे यहाँ व्यवस्था है। अगर इसी तरह जिस पे मुकदमे हैं उसको खाली उसी वक्त वंचित कर दिया जाएगा इलेक्शन कंटेस्ट करने से, तो फिर तो और आसान हो जाएगा बदमाश नेताओं के लिए। जिसकी भी सत्ता होगी, जो भी प्रोस्पेक्टिव लीडर होंगे कि ये हरा सकते हैं या ये ज्यादा बातें कर रहे हैं, इनसे मैं खतरा है सत्ता वाली पार्टी से, सभी पे कुछ ना कुछ केस दर्ज हो ही सकते हैं। जिसके खिलाफ आज चाहे इस देश में इलेक्शन वो कोई मुकदमा दर्ज हो ही सकता है। और जुडिशियल सिस्टम जो है, जुडिशरी में जो लोग बैठे हैं वो आप और मेरी तरह से ही हैं। वो ज्यादा कोई खुदा कहीं से वो आसमान से टपके हुए लोग नहीं हैं, वो इसी तरह के आदमी हैं। और बहुत बार तो हमारे काय भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी ये कह चुके हैं और साथी दूसरे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर भी पूरा अंकुश है। इनके सारे डोजियर, इनके कागज सरकार बना के रखती है, इनके रिश्तेदारों के, और उन पे दबाव रखती है, मन चाहे जजमेंट लेती है। इसलिए लगता है कई बार कई जजों के कई बेंचों के सामने तो लोगों ने अपने केस वापस ले लिए इस डर में कि यहाँ से जमानत नहीं मिलनी, और कईयों तो पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ से जजमेंट क्या आने वाली है। दैट इज द सिनेरियो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नॉट ओनली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हो रहा है। इसलिए बाढ़ खेत को खाने शुरू कर दे तो क्या करेंगे? इसलिए ये जो पूर्ण पाबंदी की जो बात है, ये ना चल सकती, ना चलाने की जरूरत है। हमें चलाने की ये जरूरत है जिसपे भी मुकदमा हो, सही है तो उसकी जांच भी सही हो और उसको सजा, अगर उसने गलत काम किया है वो भी मिले, ट्रायल में मिले, वो पुलिस के जरिए ना मिले, वो किसी ब्यूरोक्रेसी के जरिए षड्यंत्र से ना मिले, वो किसी पॉलिटिशियन सत्ता में बैठे हुए किसी बदमाश नेता की वजह से ना मिले। यस, ट्रायल में मिले, जुडिशरी के सामने मिले, ट्रायल फटाफट हो और दूध का दूध पानी का हो, वहां पे गड़बड़ के चांस ना हो। पुलिस तो रस्सी का सांप बनाती है, बहुत बार आपने देखा है। पुलिस की भी गलती क्या है? पुलिस का जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो इस तरह से है जैसे राजा के लठैत या कोई मैं सवाल लेता सज्जन कुमार जी, उनको लेना देना नहीं है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये वो पूरी तरह से पंगु बनाना चाहते हैं पुलिस को, और इसमें जुडिशरी की पावर इसमें एक तरह से कम की गई है। हालांकि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, यस, नो प्रॉब्लम है, और स्टेट का काम है। किसी ने अपराध किया है, उस अपराधी को सिर्फ और सिर्फ न्यायालय तक पहुंचाना, उसका एविडेंस इकट्ठा करना, उसकी हेल्प करना, जिसके साथ अन्याय हुआ है वो काम करना है, और सारा काम बेसिकली बाकी करना है न्यायालयों को। इसलिए बहुत बार लोगों का उसी केस में जमानत का विरोध होता है जिसमें कोई नेता इंटरेस्टेड होता है, कोई ब्यूरोक्रेट्स या पुलिस अधिकारी इंटरेस्टेड होता है, और सारे के सारे मामले जितने भी, इवन जो अब इन्होंने 90 दिन तक का जेल में रखने का बना दिया, 15 दिन छोड़ के 90 दिन तक जुडिशियल कस्टडी में रखने का, आम आदमी को अब 3 महीने तो आराम से बिना मतलब के जेल में रहना ही पड़ेगा। छोटा सा कोई केस कर दिया किसी ने, झूठा हो सच्चा हो, उसी बहाने से कोई भी सक्षम आदमी, पैसे वाला हो या जिसका प्रभाव है सरकार के अंदर, उसका बड़ा मिसयूज होगा। और उसमें बीच में आके जब सरकार मिसयूज करती है कानून का, तो पुलिस प्रशासन भी पूरा खुल के उस पे आ जाता है, करप्शन पे आ जाता है। अल्टीमेटली द कॉमन मैन, कॉमन पीपल, कॉमन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री विल बी सफरर। और आपने जो बात कही है बिल्कुल 100% सही बात है जी। खड़ा कर रखा है, देखा करो। हाँ हनुमान जी बताइए जी।
हनुमान जी। हाँ सर नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था कि इस सरकार ने जब बिल बनाया उसके साथ में एक फॉरेंसिक की यूनिवर्सिटी गांधीनगर में स्थापित की, 450 फॉरेंसिक के लिए ढांचा खड़ा किया पूरा। अमित शाह जी की बहुत बड़ी चिंता है कि हमारी टोटल फाइलें जो है फॉरेंसिक टेस्टेड और एविडेंस एक्ट के तहत 45 में जो भी एक्सपर्ट किया है वो चूंकि होम मिनिस्ट्री के अंडर में होगी, यानी किसी को देशद्रोह घोषित करना हो, कोई वीडियो हो, वो हो, एडिटिंग हो, कुछ भी ये करने के लिए एक बहुत बड़ी विंग साइड में खड़ी की है, जहां वकील का भी दाल नहीं गलेगी कोर्ट में, जज साहब भी उस रिपोर्ट के तहत अपना फैसला लिखने के लिए बाध्य होंगे। तो ये सारा एक साइड में चैनल खड़ा कर दिया गया है जो जुडिशरी के पास में एविडेंस का जो है एक्सपर्ट एविडेंस है। तो ये जो ढांचा है इसके ऊपर किसका कंट्रोल है सिवाय होम मिनिस्ट्री के? न तो आप लोगों का कंट्रोल, न कोर्ट का कंट्रोल, न पुलिस को भी मतलब नहीं साहब ये तो एक्सपर्ट एविडेंस है। और ये ढांचा बहुत बड़ा खड़ा है। एक्सपर्ट एविडेंस आते थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह एक बहुत जनरल थी, लेकिन अब जो ये आया साइबर क्राइम के तहत ये बहुत ही खतरनाक नहीं हो पाएगा? या ये देशद्रोह घोषित करने के लिए क्या आम एक्टिविस्ट को, एनजीओ को इनको जेल में डालने का एक सुलभ इन्होंने साइड में हथियार खड़ा किया है, एक नई यूनिवर्सिटी गांधीनगर में खड़ी करके, और जोर शोर से इनको पूरा बजट दिया है, इनके यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल्स वगैरह इनके खुद के नियुक्त किए हैं और पूरा एक साइड में एक सेटअप खड़ा किया। इसके बारे में आपकी क्रिया प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। वो एक संस्था गुजरात में थी जिसको इन्होंने यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया है, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी। और ये फंड वंड, ये तो जो पैसे का तो बहुत सारा, जब नए कानून या नए कोई बातें प्रोजेक्ट होता है, फंड्स का तो मामला है, वो दैट इज सेपरेट गेम। उसमें तो करप्शन होता ही है, अभी भी हो रहा है। हाँ, यस, गृह मंत्रालय के अंडर में है, इसलिए अभी सरकार कहती रही कि सीबीआई हमारे अंडर में नहीं, सुप्रीम कोर्ट को दोबारा कहना पड़ा ये सब आपके अंडर में है, आप जो चाहते हो ऐसा करती है सीबीआई। इस तरह का एक दो बेंच ने इस तरह का धमकाया भी है कि दैट इज रॉन्ग, हम इसको ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं देख सकते। ये ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, जितने भी ऑटोनोमस के नाम से है वो कोई ऑटोनोमस बॉडी इस देश में काम नहीं करती। और सारा का सारा मामला इस देश में सबसे बड़ी गड़बड़ तो एक और चल रही है, आप लोगों को भी बोलना चाहिए, एनजीओ के लोगों को इस देश में आवाज उठानी पड़ेगी। वो क्या आवाज उठानी पड़ेगी? इस देश में रो और आईबी जो भी सिक्योरिटी के चक्कर में, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जितना इंटेलिजेंस विंग है इस देश का, इस देश में बहुत कम देश अब दुनिया में बचे हैं जिनका इंटेलिजेंस विंग अपनी पार्लियामेंट के प्रति भी जवाबदेही नहीं है उनकी, और उसका मिसयूज होता है उन सब देशों में। वो है सुरक्षा के लिए, मगर उसका मिसयूज होता है सत्ता में बने रहने के लिए। ये सबसे बड़ी बदमाशी इस देश में भी चल रही है और दुनिया के कुछ देशों में अब ये है, ज्यादा में नहीं। पार्लियामेंट के प्रति कम से कम जवाबदेही है। एक एक अधिकारी के पास बहुत बड़ा बड़ा फंड होता है, वो फंड कहाँ लगाया, किसने लगाया, उससे किस प्रोजेक्ट में काम किया, कुछ अता पता नहीं होता। वो सब होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होता है। वो उससे किसी अपोजिशन वाले का फोन टेप करा रहे हैं, उसका पीछा करवा रहे हैं, किसी को झूठे मुकदमे के लिए कोई नई षड्यंत्र रच रहे हैं, या किसी के खिलाफ एविडेंस क्रिएट कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, या किसी की उसमें इस तरह के मामलों में हत्याएं भी कराई जा सकती हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी और भी बातें हैं जो हम सार्वजनिक रूप से भी कहना नहीं चाहते। इसलिए नंबर एक तो इस देश में इंटेलिजेंस एजेंसियों का वक्त आ गया है कि वो कम से कम पार्लियामेंट, देश की जनता, देश के मालिकों के प्रति जवाबदेही हो। हम इस देश में कोई भी ऐसी संस्था ना चाहते, ना चलने दे सकते फ्यूचर में, जो सिर्फ और सिर्फ एक या दो आदमी के अंडर में काम करे। एक दो आदमी कुछ भी बदमाशी कर सकते हैं। हमारा देश फेडरेशन है, संघ है, ये किसी एक आदमी का वो नहीं। आप पोस्ट जरूर है प्राइम मिनिस्टर की, मगर प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एम्पावर्ड टू do decision alone. He has to keep in mind and the suggestion and the all suggestion of the cabinet. वो कैबिनेट के आधार पे हमारे देश की सरकार चलती है, नाम प्राइम मिनिस्टर का बेशक होता है। इसलिए ये एजेंसियां भी खुद किसी कमेटी या कोई वो इनको देखे, कोई अकेला गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर इनको कंट्रोल ना कर पाए, उसका मिसयूज होता है देश में। बहुत खतरनाक बात है देश के लिए। और इसी तरह से जो आप कह रहे हैं, जो आपने इसका इंस्टीट्यूट का, यूनिवर्सिटी का नाम लिया है, बिल्कुल मिसयूज होगा, मिसयूज होता रहा है इस देश में बहुत कुछ। और जो लोग सत्ता में हैं उन पे बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह है इस देश में अभी। दे आर नॉट सो मच क्लियर।
अगर उनको करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देता है देश, बहुत सारे लूचे लफेंगे और भ्रष्ट लोग नेता बन सकते हैं, सीएम पीएम बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सिस्टम देश का ऐसा है। वी हैव टू रेगुलरली कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस। जुडिशरी की पावर जब तक ज्यादा नहीं होगी तो इन पर कंट्रोल कौन करेगा? जिसकी सरकार है, पार्लियामेंट में बहुमत है, वही तो सरकार है, वही लेजिस्लेचर है और वही ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये सारे विंग इकट्ठे हो जाएं और फिर जजों पे प्रेशर मान लो करें, और जजों को हटा सकती है पार्लियामेंट, और जज भी मान लो पार्लियामेंट के प्रेशर में आके कि तुम्हें हटा सकते हैं ये लोग, या कोई कमजोर कर सकते हैं, कमजोर कड़ियां हों उनके बीच में, तो देश की सिचुएशन क्या होगी? जब देश के सारे अंग फेल हो जाए तो इसका मतलब नहीं है कि देश मर जाएगा या देश को मिटने देंगे। द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सुप्रीम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सब सारी चीजें इस देश के लोगों के पास हैं। लोग किसी भी लेवल पे आके सही तरीके से एविडेंस के साथ, मटेरियल के साथ किसी भी जज का, किसी भी जुडिशरी का भी उसमें चर्चा कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं इस देश में। ये आज तक जो लोग डरते रहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, देश में अगर ध्यान दिया जाएगा, अगर जुडिशरी लोगों के साथ इमरजेंसी में नहीं खड़ी हो पाई, चुप हो गए थे, लंबे लेट गए थे सारे जज इस देश के, तो दैट वाज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाय द जजेस बाय देमसेल्व्स। उससे बड़ा अगर हो तो उस वक्त कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस सारे उन जजों पे चलने चाहिए थे उस देश में, जब देश के साथ नहीं खड़े हुए, संविधान के साथ नहीं खड़े हुए और लोगों के फंडामेंटल राइट के साथ नहीं खड़े हुए। इसलिए सब लोग विजिलेंट रहेंगे, समाज विजिलेंट रहेगा, एनजीओ विजिलेंट रहेगा, तभी ये सारे के सारे ऑर्गन काम कर सकते हैं स्टेट के। अदरवाइज किसी भी लॉ का मिसयूज हो सकता है और इन लॉ में तो बहुत लैकुनास हैं। ये दोबारा इनका रिव्यू होना चाहिए। बहुत सारे लोग इनके विरोध में हैं, सरकार लीपापोती अभी करना चाहती है, अभी आवाजें और बुलंद होंगी। ये कानून कहीं ना कहीं किसी सूरत में विड्रॉ और दोबारा डिस्कशन के लिए जरूरी है, क्योंकि दीज लॉज वर नॉट पास्ड बाय द कंट्री, बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री, बाय द होल पार्लियामेंट। दे वर पास्ड थ्रू ए चीटिंग मेथड एंड वे। सवाल रखना चाहे सर, एक मेरा सवाल ये था, मेरी लाइट चली गई, कोई बात नहीं, अब आ गई है। मेरा एक सवाल था कि किसानों के जो कानून बने थे मलिक साहब, वो इंटरनेशनल तौर के ऊपर वाकायदा कॉरपोरेट की डायरेक्शन के ऊपर पड़े थे ये तीनों कानून। तो क्या ऐसा कोई है क्या कि सरकारों जो किसकी डायरेक्शन? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WTO, आप कुछ भी कहें, 20 लोगों की जो कमेटी बनाई थी जिसके अंदर बहुत सारे कॉरपोरेट घराने थे, उन्होंने ड्राफ्टिंग करके वाकायदा ये तो साबित भी हो चुका था और किसान आंदोलन के अंदर समझा था कि कॉरपोरेट के पक्षी लॉज है, कॉरपोरेट के पक्षी यानी कंपनियों के पक्ष के लॉ है। तो ये जो लॉ में परिवर्तन हुआ है, ये लॉ में जो परिवर्तन हुआ है, उनमें क्या अंतर्राष्ट्रीय तौर के ऊपर या जो ये कंपनियां हैं इनका भी कोई दखलंदाजी है क्या? पूरी दखलंदाजी है, क्योंकि यही लोग हैं और इसी तरह के लोगों से सलाह मशवरा किया गया है। अगर पूरी जांच करें, पूरे डॉक्यूमेंट आप लोग देखें तो मिलेगा कि किन किन लोगों से चर्चा हुई, कौन सरकार की जो जिम्मेवारी थी लोगों से चर्चा करने की डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, उस मीटिंग्स में कौन लोग शामिल थे, किन लोगों को बुलाया गया था, किन लोगों ने सलाह दी और कौन से पेपर सबमिट किए। इससे साबित होता है जो रियल स्टेक होल्डर हैं इस देश के, वो तो इसमें शामिल नहीं थे। मन चाहे लोग थे, मन चाहे पपेट थे। तो जिस तरह से मदारी, एक तरह से इसको कॉमन भाषा में कहा जाए तो मदारी जैसे अपने बंदरों से तमाशा दिखवाना चाहिए, ऐसे कमेटियां बनाओ, उनमें अपनी मर्जी के लोग बिठवाओ, जो आपको कहना वही उनसे लिखवाओ। तो कैसी कमेटियां ये? तो कोई कमेटी वमेटी नहीं। इंडिपेंडेंट लोगों का बहुत घाटा था, बहुत ऐसे लोग नहीं थे जो देश के जूरिस्प्रूडेंस को, क्रिमिनल सिस्टम को, इस देश के स्वभाव को, इस देश की जरूरत को समझते हों और उन्होंने फ्री लांसर की तरह कोई अपनी बात रखी हो या उस बात पे कोई डिबेट एंड डिस्कशन हुई हो। डिबेट और डिस्कशन से डरने के लिए जिसके मन में चोर होता है वही भागता है डिस्कशन से। जो देश के लिए अच्छा काम करना चाहता है उसको तो भागने की जरूरत ही नहीं होती, उसके पास तो प्रश्नों के जवाब होते हैं और वो तो वेलकम करता है कि चारों दिशाओं से कोई भी अच्छा पॉइंट मिल जाए वो इस देश के लिए और अच्छा होगा। इसीलिए बातें तो करते हैं बड़ी बड़ी
कि हमारी सभ्यता संस्कृति करती है लेट द विंड कम फ्रॉम द ऑल विंडोज, अच्छे विचार कहीं से भी आ जाओ। और चोरी चकारी से 150 आदमियों को सस्पेंड करके उसमें 4 आदमियों की सबसे बड़ी साजिश रही इस देश में, जो इस देश के एक तरह से मैं कहता हूं लोगों के मन में है कि वो अपराधी हैं इन कानूनों को पास कराने में। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, स्पीकर, सभापति, आपके उपराष्ट्रपति, और 5वां आदमी को मूर्ख बनाया गया देश की राष्ट्रपति को कि उनके साइन उन्होंने कर दिए चुपचाप। वही लेडी जो सुप्रीम कोर्ट में आके जिस फंक्शन में मैं भी बैठा था भावुक हो गई थी, कई जजों की आंखों में भी पानी आए थे कि भाई कैसे गरीब आदमी बिना मतलब के जेलों में पड़े हुए इसका कुछ करिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी लिया था कि भाई कुछ लोगों को जिनके पास जमानत का जुगाड़ भी नहीं उनको छोड़िए आप, ये जिनकी सजा पूरी इतनी हो गई है, आधी हो गई है, तिहाई हो गई है और अभी ट्रायल नहीं शुरू हुआ, छोड़िए उनको जमानत पे। तो काफी लोग छूटे हैं उस बात से। ऐसी उपराष्ट्रपति, ऐसे परिवेश से आई हुई उपराष्ट्रपति चुपचाप साइन कर देती है, तो इससे देश के राष्ट्रपति के पद की अहमियत भी खत्म होती है। और ये